हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एमएएस मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका टीचर और आपका फ्रेंड आकी सैफी। देखिए, हमने अब तक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ये दोनों टॉपिक अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज से हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है वो है डिफरेंशिएशन, अवकलन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है कैलकुलस के अंदर। इसके बिना यूपी बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई किसी भी बोर्ड का कोई एग्जाम नहीं बनता। और इसी के बेस पर आप इंटीग्रेशन यानी समाकलन भी पढ़ेंगे। अगर ये नहीं आता है तो इंटीग्रेशन भी आपको नहीं आ पाएगा। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं डिफरेंशिएशन किस तरह से और क्या होगा। देखिए, आपका जो अब तक टॉपिक हमने पढ़ा है वो सब इसी के लिए पढ़ा था। डिफरेंशिएशन करना है हमें। डिफरेंशिएशन यानी अवकलन एक टॉपिक था, अवकलनीय था डिफरेंशिएबिलिटी एक टॉपिक था, डेरिवेटिव यानी अवकलज। तीनों में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है सभी को, तो मैं समझा देता हूं। देखिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको डिफरेंशिएशन यानी किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना, किसी फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे वो तो कहलाएगा डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। अगर उसके अंदर डिफरेंशिएशन होने की प्रॉपर्टी यानी गुण है या नहीं है, इसे चेक करने के काम को कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। और फंक्शन का डिफरेंशिएशन होने के बाद जो पार्ट बन जाता है, प्रोडक्ट जो बनता है, उसका नाम होता है डेरिवेटिव, अवकलज। कुछ बात समझ में आई? फिर से समझा देता हूं। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, मैं एक छोटा सा एग्जांपल केमिस्ट्री से रिलेटेड देता हूं तो आपको जरा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे आपने पढ़ा होगा रिएजेंट, अभिकर्मक, और इसके बाद हमारे यहां पर जो बनता है वो बनता है हमारा प्रोडक्ट, और यहां बीच में होती है रिएक्शन, अभिक्रिया, उत्पाद। अब देखिए, यहां पर समझिए ध्यान से, इस काम को करने का नाम तो है रिएक्शन, अभिक्रिया, तो इसको करने का नाम तो है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। इसके बाद जो बन जा रहा है प्रोडक्ट यानी हमारा जो फंक्शन बाद में जिसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, उसका नाम होता है अवकलज यानी डेरिवेटिव। और रिएक्शन हो सकती है या नहीं, इसे चेक करना यानी इस प्रॉपर्टी को चेक करने का नाम होता है अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। तो आपको थोड़ा केमिस्ट्री से रिलेटेड जब मैंने इसे जोड़ के समझाया, हालांकि ये एक ऐसा एग्जांपल है, वरना डिफरेंशिएशन केमिस्ट्री से ऐसे कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए ऐसे समझाया था। समझिए, आपने जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन हो सकता है या नहीं, इसको जांचना, चेक करने की प्रॉपर्टी कहलाती है, गुण कहलाता है डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता। डिफरेंशिएशन हो जाने के बाद जो आपका नया फंक्शन या नया प्रोडक्ट बनता है उसका नाम होता है डेरिवेटिव यानी अवकलन। समझ में आ गया? तो अब हम जो शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक, वो करने जा रहे हैं अवकलन, डिफरेंशिएशन। ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था। आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने 11th क्लास में टॉपिक नहीं पढ़ा है तो नो प्रॉब्लम, आपको बिल्कुल बेसिक से सिखाया जाएगा और बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हम सीखेंगे नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन को दर्शाना, यानी कि डिफरेंशिएशन को किस तरह से दर्शाया जाता है। आप अच्छे से जानते हो, कोई फंक्शन या तो y कहा जाता है या fx करके कहा जाता है। फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो, या तो उसकी नोटेशन y होती है या fx। फंक्शन की y और fx, यही दो नोटेशन रखते हैं हम। तो डिफरेंशिएशन की जो नोटेशन होगी वो देखिए क्या होगी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x हिंदी में अगर हम इसको बोलेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। इसकी नोटेशन देखिए, या तो y डैश कहलाएगी, मैं या करके या की जगह कोमा करके सारी नोटेशन लिख देता हूं। आप इसे या तो y डैश कह सकते हो, या आप इसको dy ओवर dx कह सकते हो, या आप इसको d ओवर dx ऑफ fx कह सकते हो, यानी कि fx का d ओवर dx या y का d ओवर dx। ये भी इसी तरह से है, y को बस इसके साथ में इसलिए लिख दिया क्योंकि सिंगल वर्ड है। d ओवर dx ऑफ y
डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या एक नई नोटेशन दूसरी रख लेते हैं हम वाई डैश। ये 3 नोटेशन हो सकती हैं डिफरेंशिएशन की, आप इनमें से कोई सी का भी यूज कर सकते हो। एक नोटेशन और है, उसे भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या आप इसकी एक नई नोटेशन जो मेरे याद आ गई वो ये रख सकते हो एफ डैश एक्स, जिसे आप यूज भी कर रहे थे डेरिवेटिव में। तो ये चारों नोटेशन रखेंगे आप, या तो वाई डैश, या डी वाई ओवर डी एक्स, या डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स, या एफ डैश एक्स। इनमें से जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली नोटेशन है वो या तो डी वाई ओवर डी एक्स यूज होती है या एफ डैश एक्स यूज होती है। तो इन दोनों का ध्यान रखेंगे, इन दोनों में से कोई सी भी आप यूज कर सकते हो। वैसे सबसे ज्यादा जो 98% यूज करी जाती है वो ये नोटेशन यूज करी जाती है, डी वाई ओवर डी एक्स। देखिए अब आगे, देखिए आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उससे पहले आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे। उनमें से कुछ ही फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, हालांकि बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं और मैंने ये फॉर्मूले भी और सारे फॉर्मूले आपको व्हाट्सएप पर सेंड कर दिए हैं, तो आप वहां से याद कर लें। फिलहाल मैं एक दो यहाँ से समझा देता हूँ जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं। एक तो होता है एक लीनियर, आपके पास में एक लीनियर फंक्शन के लिए यूज होता है, एक्स की पावर एन एक लीनियर फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का मतलब हुआ एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन। ये होता है बहुत आसान तरीका याद रखने का, पावर आगे आ जाती है फिर एक्स में यानी वेरिएबल में पावर एक कम हो जाती है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो आपको मैं एक छोटा सा क्वेश्चन का एग्जांपल देकर दिखाता हूँ। अगर x की पावर 5 का आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो 5 आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, 5 में से एक कम 4। इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता है, तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है। एक अगर a आपका कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 हो जाता है, लेकिन कब हो जाता है, जब वो कांस्टेंट अकेला हो। अगर सपोज दैट आपका क्वेश्चन ऐसे है कि एक्स स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप, अब ये कांस्टेंट 0 नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट अब किसके साथ में है, एक वेरिएबल के साथ में है। और जब भी कभी कांस्टेंट वेरिएबल के इनटू में होता है तो कांस्टेंट सेफ बच जाता है। सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका करा जाता है, सिर्फ वेरिएबल का। और आप जानते हो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इसके अकॉर्डिंग 2 आगे आ जाएगा और x की एक पावर 2 में से एक कम हुआ 1, तो ये क्या बन गया 2kx। तो कहने का मतलब ये हुआ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अकेला है तो 0 हो जाएगा, वो कुछ भी हो कांस्टेंट, लेकिन अगर वो वेरिएबल के इनटू में है तो बिल्कुल सेफ बच जाएगा। इसको आप बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हो कि अगर कोई अपने पेरेंट्स के साथ में है तो वो सेफ बच जाएगा, जो भी बात होगी वो पेरेंट्स के साथ होगी। लेकिन अगर कोई बच्चा अगर अकेला जा रहा है तो हमेशा जानते हो उसकी जान के लिए खतरा हो सकता है। तो जो अकेला है वो 0 हो जाएगा, जो कांस्टेंट जो वेरिएबल के इनटू में होगा वो बिल्कुल सेफ बच जाएगा, जो कुछ भी करा जाएगा वो सिर्फ वेरिएबल का करा जाएगा। चलिए e की पावर x एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो का वही आ जाता है, इसमें नो चेंजेस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लोगरिथमिक फंक्शन होता है, इसका डिफरेंशिएशन 1/x हो जाता है। यहाँ मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल लिख दिए, बोर्ड पर जगह नहीं थी, सारे नहीं लिखे, सारे मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिए। जिनमें से कुछ लिखे हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। साइन एक्स का कोस एक्स होता है, कोस एक्स का निगेटिव साइन एक्स होता है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कोट एक्स का निगेटिव कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और एक यहाँ रह गया, बोर्ड पर जगह नहीं थी, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। कोसेक एक्स का होता है निगेटिव कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। अब बात आती है कि सर किसका निगेटिव में होता है किसका पॉजिटिव में, तो याद रखने का बहुत आसान तरीका है। जिनके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की शुरुआत अल्फाबेटिकली सी से होती है वो सारों का निगेटिव होता है। देख सकते हो आप, सी कोस निगेटिव, कोट निगेटिव, और कोसेक का होता है निगेटिव कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो जिनकी शुरुआत सी से है वो सब निगेटिव है, ऐसे आप याद रख सकते हो, एक ट्रिक थी। ठीक है, एक और छोटा सा यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, डी ओवर डी एक्स ऑफ 1 भी एक कांस्टेंट है, इसका भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक छोटा सा और याद रखेंगे, डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स अगर अकेला वेरिएबल है तो इसका 1 हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा, इसको ध्यान से समझिए। इसकी पावर कितनी है 1 आगे आया, फिर पावर 1 में से 1 गया 0, तो आपने देखा 1 डॉट एक्स की पावर 1 माइनस 1 कितना बचा 1 डॉट एक्स की पावर 0, और किसी की पावर 0 का मतलब हो जाता है 1, तो ये कितना बना 1। तो आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, एक्स का 1 होता है, 1 का 0 होता है, कांस्टेंट का 0 होता है। समझ में आया? वैसे आपने 11th में छोटे छोटे पॉइंट्स पढ़े होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा देता हूँ, उसे भी एक बार समझ लेना।
देखिए अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन का बीजगणित। इफ u एंड v आर टू डिफरेंशिएबल फंक्शन एट द सेम डोमेन, अगर u और v एक ही प्रांत में अवकलनीय यानी जिनका डिफरेंशिएशन या अवकलन हो सकता है, ऐसे दो फंक्शन हैं u और v, तो u और v का कंबाइंड डिफरेंशिएशन, u प्लस v का कंबाइंड डिफरेंशिएशन u डैश प्लस v डैश, अगर माइनस में है तो माइनस, यानी अगर दोनों का प्लस करके डिफरेंशिएशन करोगे तो वो अलग अलग डिफरेंशिएशन के प्लस के इक्वल होगा। दोनों का माइनस करके डिफरेंशिएशन करोगे तो वो अलग अलग डिफरेंशिएशन के माइनस के इक्वल होगा। ये बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अगर दोनों की इनटू का डिफरेंशिएशन कर रहे हो, ये दोनों के प्लस या माइनस का था वो अलग अलग हो जाता है, लेकिन अगर दोनों के इनटू का कर रहे हो आप, दोनों के इनटू का डिफरेंशिएशन, तो वो होता है सेकंड फंक्शन को बचा लेते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन जिस पे डैश लग रहा है। अभी मैंने आपको बताया था डैश किसकी नोटेशन होती है, डिफरेंशिएशन की, तो जिस पे डैश लगा मिलेगा वो डिफरेंशिएशन होगा। v बच गया u का डिफरेंशिएशन प्लस u बच गया v का डिफरेंशिएशन। इसे याद कैसे रखोगे, फर्स्ट का किया सेकंड बचा लिया, प्लस सेकंड का किया फर्स्ट बचा लिया। अब आता है अगर u और v को डिवाइड करते हैं और उनका डिफरेंशिएशन, तो नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, फिर फर्स्ट का किया सेकंड बचा लिया, माइनस, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस होगा, सेकंड का किया फर्स्ट बचा लिया। इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं, इसे कोशेंट रूल कहते हैं। अगर एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल की इनटू है और उनका डिफरेंशिएशन, ये भी मैं आपको सिखा चुका हूँ एक बच्चे और पेरेंट्स का एग्जांपल देके। कांस्टेंट हमेशा बच जाता है, सिर्फ वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। समझ में आ गया। तो ये अलजेब्रा और डिफरेंशिएशन बड़े ध्यान से याद रखना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले और अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, उसके बिना आप क्वेश्चन आगे नहीं कर पाओगे। चलिए अब हम शुरू करते हैं छोटे छोटे क्वेश्चनों से डिफरेंशिएशन करना। जैसे कि एक हमने क्वेश्चन ले लिया, क्वेश्चन का हमने रख लिया f(x) इक्वल्स टू x की पावर 3। तो डिफरेंशिएशन करने का देखो तरीका यही होगा, आपको सबसे पहले ये लाइन लिखनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। ये शॉर्ट में लिख सकते हो आप, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। हिंदी में अगर हम बात करें तो इस लाइन को कहेंगे हम x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब आप जानते हो अगर fx है तो आप जानते हो fx की नोटेशन d/dx ऑफ fx लिख सकते हो, या बेहतर नोटेशन आपको f'(x) लगेगी, ये भी डिफरेंशिएशन कहलाएगा। आप इसकी जगह d/dx और fx ये भी लिख सकते हो। जब आप d/dx लिखोगे तो यहाँ डैश मत लगाना, डैश का मतलब बिना d/dx में लिखना है। समझ में आया। तो ये नोटेशन या ये नोटेशन या ये फंक्शन y मान लो, y डैश या d/dy, चारों में से कोई भी नोटेशन आप लिख सकते हो, इसके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते। अभी मैंने आपको सिखाया था कि लीनियर जो लीनियर वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान है, पावर आगे आ जाएगी, आगे आ गई, फिर पावर को एक कम कर लो, x की पावर 3 - 1 कर लो, तो ये बच गया हमारे पास में 3 और x की पावर 2। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आगे और एक पावर कम कर दो। समझ में आ गया सभी को। देखिए आगे एक और क्वेश्चन इसी तरह का कर लेते हैं, या आप कर चुके हो वैसे तो। अगर f(x) इक्वल्स टू x लिख लिया हमने, तो मैं आपको डायरेक्ट भी बता चुका हूँ, इसका डिफरेंशिएशन देखो पावर 1 है, 1 आगे आ गया, डॉट x की पावर 1 - 1, कितना बच गया 0, 1 डॉट x की पावर 0, और इसका मतलब हो गया 1 डॉट 1 और इक्वल्स टू 1। ये आपको मैं डायरेक्ट बता चुका हूँ, और आपको ये बात डायरेक्ट ही याद रखनी है, x का डिफरेंशिएशन 1 ही यूज करोगे आप, कांस्टेंट का 0 होता है। चलिए इसी तरह से एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। एक हमने क्वेश्चन ले लिया, y = 8x² + 3x। ये क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखिए y की नोटेशन को आप या तो y डैश लिखोगे या dy/dx लिखोगे। आपने इसको लिख दिया, पावर आगे आ गई, 2 8 जा इंटू कर लेगी वो पावर, 2 8 जा 16, और एक पावर कम हो जाएगी, 2 में से 1 कम हो गया 1, प्लस। देखिए मैंने आपको बता चुका हूँ 3 कांस्टेंट का कुछ नहीं होता, अगर वेरिएबल के साथ में है तो कांस्टेंट बिल्कुल सेफ बच जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1 हो गया। तो dy/dx = 16x और प्लस 3 1 जा 3। ध्यान से समझिए इस बात को, 3 1 जा 3 वाली बात। वेरिएबल x है, x का हो गया 1, और जब वेरिएबल के इनटू में हो कांस्टेंट तो कांस्टेंट बिल्कुल सेफ बच जाएगा। एक और देख लेते हैं हम,
y इज इक्वल टू 7x की पावर 4 प्लस 9x प्लस 70। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy ओवर dx या y डैश एक ही बात है, दोनों में से कोई सी एक नोटेशन आप लिख सकते हो। देखिए 4 आगे आ जाएगा और 4 की 7 में इंटू कर लेंगे, 4 7 जा 28 और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 4 में से 1 कम होगी 3 प्लस देखिए 9x। अभी मैं आपको बता चुका हूँ कांस्टेंट और वेरिएबल जब इनटू में होते हैं तो कांस्टेंट तो सेफ बच जाता है, वेरिएबल का हो जाएगा और x का होता है 1। और अकेला जो कांस्टेंट होता है मैं बता चुका हूँ, जब कांस्टेंट यहाँ देखो इनटू में है तो सेफ बचे थे, ये 7 इंटू कर चुका है यानी सेफ बचा था, 9 सेफ बचा है। लेकिन ये कांस्टेंट बिल्कुल अकेला है और जब कांस्टेंट बिल्कुल अकेला होगा तो उसका हमेशा ही 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसका डिफरेंशिएशन 28x की क्यूब प्लस 9 1 जा 9 हो चुका। तो इस तरह से आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक हमारा डिफरेंशिएशन में चेन रूल आता है। अब चेन रूल को मैं फॉर्मूले से बिल्कुल भी नहीं समझाऊंगा क्योंकि उससे आपको समझ में जल्दी से नहीं आएगा, उसको मैं सीधा क्वेश्चन में यूज करूंगा और वो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। और मोस्टली क्वेश्चन जो होंगे हमारे चेन रूल के अकॉर्डिंग ही होंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल के क्वेश्चन करेंगे। ओके, देखिए प्रोडक्ट रूल का एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, और क्वेश्चन हमारे पास में y इज इक्वल टू 7x स्क्वायर डॉट 3x प्लस 2। ये अगर आप जानते हो कि हम इसमें इंटू कर दें तो भी हो जाएगा, लेकिन हम इसे प्रोडक्ट रूल से करना चाहते हैं। प्रोडक्ट रूल में आपने सीखा होगा एक फंक्शन को u, एक को v या एक को फर्स्ट और एक को सेकंड मान लिया जाता है, और u v के अकॉर्डिंग या फर्स्ट सेकंड के अकॉर्डिंग आप अच्छे से जानते हो प्रोडक्ट रूल कहता है पहले फर्स्ट का करते हैं, सेकंड को बचा लेते हैं। जिसको बचा लेते हैं पहले उसे लिख लो और बचा दो, ये बच गया। जिसका कर रहे हो उसके आगे डी ओवर डी एक्स लिख दो और 7x स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, जो डी ओवर डी एक्स के पीछे लिखा हुआ है लेफ्ट में वो बच गया, और जो उसके आगे राइट में आ रहा है वो होने वाला है। तो समझिए बात को, जो इसके लेफ्ट में है वो बच गया, जो इसके राइट में है उसका डिफरेंशिएशन होगा। ठीक, प्लस अब की बार इन्हें पलट दो, इसको इधर इसको इधर। कहने का मतलब हुआ कि फर्स्ट फंक्शन को अब की बार बचा लेंगे तो लेफ्ट में लिख देंगे, और डी ओवर डी एक्स के राइट में कौन सा चला जाएगा, सेकंड फंक्शन। अब की बार 3x प्लस 2 का हो जाएगा। देख लीजिए, ये सेकंड था, ये फर्स्ट था। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं, आगे फिर जाके इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम इन्हें। ये फर्स्ट था और ये सेकंड था। देखो फर्स्ट का किया, सेकंड बच गया, फिर सेकंड का किया, फर्स्ट बच गया। जिसका किया जाता है वो डी ओवर डी एक्स के राइट में लिखा जाता है, डी ओवर डी एक्स के राइट में। जो बचता है वो डी ओवर डी एक्स के लेफ्ट में, डी ओवर डी एक्स के लेफ्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू, ये बच चुका है। जो इनके राइट में लिखा हुआ है उसका करेंगे। इसका आप अच्छे से जानते हो 7 2 जा 14 और x की एक पावर कम होगी तो यही बचेगी, प्लस ये बच गया। इसका करा जाएगा, इसका आप अच्छे से जानते हो 3x है तो 3 और x का हो गया 1। अकेला कांस्टेंट है, प्लस के बाद अकेला हुआ ना, ये आप इसमें नहीं समझे, इनटू से मतलब होता है वो वेरिएबल की। अकेला कांस्टेंट है, इसका हो गया 0। आगे से थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। वैसे 11th में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आप कर चुके हो। 14 की 3 में इंटू कर लेंगे, 14 3 जा 42 और इंटू x स्क्वायर प्लस 14 2 जा 28 और x प्लस 3 1 जा 3 बचा यहाँ पर, और 3 की 7 में इंटू कर लेंगे 21x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। ये था प्रोडक्ट रूल से क्वेश्चन। समझ में आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वोशिएंट रूल का ये क्वेश्चन है, वही तरीका u और v मान लेंगे, या इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे। आपको अच्छे से पता है, मैं यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लिख देता हूँ। वो क्या होता था, ये देखिए फर्स्ट और ये सेकंड, डी ओवर डी एक्स। बहुत सिंपल सा रूल है। नीचे वाले फंक्शन का यानी सेकंड का नीचे स्क्वायर करते हैं, फिर ऊपर जाकर क्या करते हैं, सेकंड को बचा लेते हैं, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट कितना u माइनस, अब की बार इधर u आ जाएगा और डी ओवर डी एक्स ऑफ v। समझ में आया? तो यहीं पर ये रूल लगाते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, डी वाई ओवर डी एक्स, डिफरेंशिएशन की नोटेशन हो गई,
देखिए नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर किया जाएगा। इसको मैं रफ कर देता हूं, इसी को मैं यहां पर एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए नीचे वाले फंक्शन का नीचे स्क्वायर किया जाता है, फिर ऊपर जाकर आपको वही रूल लगाना है जैसा प्रोडक्ट में, बस बीच में क्या होता है, माइनस होता है। यानी आपको नीचे वाले फंक्शन को बचा लेना है, सेकंड फंक्शन को बचा लेते हैं और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। फिर बीच में प्रोडक्ट में यहाँ प्लस होता है और कोशेंट में यहाँ पर माइनस होता है। अब की बार आपको फर्स्ट फंक्शन को बचा लेना है और सेकंड फंक्शन का की बार डिफरेंशिएशन कर देना है। ये टोटल के ही अपोन में होता है 5x² + 9। देखिए समझिए, नीचे पहले आपको क्या करना है, सेकंड फंक्शन का नीचे स्क्वायर करना है, जो सेकंड फंक्शन है यानी नीचे वाले का ही। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और सेकंड को बचा लेना है, बचाने वाले लेफ्ट में, होने वाला राइट में, माइनस। अब की बार आपको सेकंड का करना है, फर्स्ट बचा लेना है। या वैसे ऊपर और नीचे के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हो। नीचे वाले का स्क्वायर, पहले ऊपर वाले का किया, नीचे वाला बचा लिया, फिर नीचे वाले का किया, ऊपर वाला बचा लिया। तो दोनों तरीके से जैसे आपको याद रख सकते हो उस तरह से ही आप याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे। 5x² + 9 ऐसी रहेगा क्योंकि ये तो बचा हुआ है, इसका करना है 4 × 12 और x की एक पावर कम हो जाएगी, 3 रह जाएगी, माइनस ये बचा हुआ है। अब की बार इसका करेंगे तो इसका आप अच्छे से जानते हो, 5 × 2 = 10 और x की एक पावर कम हो गई, ये रह गई। अकेला कांस्टेंट है और अकेले कांस्टेंट का हो गया 0। नीचे ऐसे ही रहने देंगे, इसको हम ओपन नहीं करते कभी भी। वो कुछ स्पेशल कंडीशन क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आगे कुछ अलग करवाया है तो ओपन करेंगे, वरना इसको कभी ओपन मत करना। इसके इंटू कर लेंगे तो 12 × 5 = 60, 60 x की पावर 3 और 2 ऐड हो जाएंगे 5 प्लस 12 × 9 = 108 और x की पावर 3, नेगेटिव 30 x की पावर 4 और 1 5, नेगेटिव, और सॉरी ये तो 0 हो चुका, इसे छोड़ देंगे, ठीक है। अपॉन में 5x की पावर 2 + 9 का होल स्क्वायर। अब इनको एक साथ एडजस्ट कर लेते हैं, अगर हो सकती है पावर के अकॉर्डिंग, हो जाएगा। 60 और 30 वाला हो जाएगा, तो ये हमारे पास में रह गया 30x की पावर 5 + 108 x की पावर 3 अपॉन 5x² + 9 का होल स्क्वायर। यही आपका आंसर, ठीक है। तो आपका प्रोडक्ट और क्वेश्चन दोनों रूल हो गए। चेन रूल का हम क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका आज का टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखिए अब हम प्रोडक्ट रूल चेन रूल सीखेंगे। और चेन रूल में क्या होता है, चेन रूल में हम सीधा फॉर्मूले से नहीं क्वेश्चन से करेंगे। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx = आप अच्छे से जानते हो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला sec² x हो जाता है। यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो आपने क्या देखा, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपका एंगल भी x ही होना चाहिए। अगर ये x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और एंगल x नहीं है, x की जगह कुछ और है, तब लगता है चेन रूल। तो अभी ये डायरेक्ट हो गया, कोई चेन रूल नहीं लगा। कब नहीं लगता चेन रूल, जब जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो वही आपका वहां पर एंगल में मिल जाए। ट्रिग्नोमेट्री से बहुत जल्दी समझ में आएगा चेन रूल, फिर हम नॉन ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन इससे बाद में करेंगे। तो यहाँ x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, आपका एंगल भी x ही है, तो आपका एक्चुअल था और ये खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन ऐसा ले लेते हैं जिसमें करोगे तो आप x के रेस्पेक्ट में, लेकिन यहाँ पर आपका एंगल x ना होकर कुछ और हो सकता है, उसी में लगेगा आपका चेन रूल। देखिए क्वेश्चन हमने ले लिया, y = tan 5x²। अब आप देखिए ध्यान से, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। कर तो आप किसके रेस्पेक्ट में रहे हो, x के, और एंगल क्या है 5x²। तो ये एक्चुअल नहीं है ना एंगल, एक्चुअल का मतलब x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो x होना चाहिए, p के रेस्पेक्ट में कर रहे हो p होना चाहिए, u के कर रहे हो तो u होना चाहिए। तो ये x है, x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, जबकि वहां पर एंगल x नहीं है। एंगल जब कुछ और हो जाता है तब चेन रूल लगता है। तो देखिए बहुत आसान है, dy/dx = सीधा सीधा 10 का कर दीजिए। 10 का क्या होता है, sec², और जो उसके पीछे एंगल लिखा हुआ है उसे ऐसे ही लिख देंगे। लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ये एंगल x के रेस्पेक्ट में कर रहे थे तो क्या x है, नहीं है। जब एक्चुअल नहीं है ये और ये सेम नहीं है तो इसका फिर से करना पड़ेगा।
बस यही चेन रूल है। तो d/dx ऑफ 5x², यानी जो एक्चुअल नहीं है उसका फिर से कर दो। 5x² एक्चुअल एंगल नहीं था, एक्चुअल x से फिर से समझिए, x एक्चुअल है तो x यहां पर नहीं है, ये x 5x² है तो कुछ और है, तो इसका फिर से कर दिया। दोबारा समझिए, x है एंगल, x के रेस्पेक्ट में होना चाहिए था, तो यहाँ पर आपका 5x, यहाँ पर भी x होना चाहिए, जबकि x नहीं है, तो यही आपका दोबारा से करा जाएगा। आ गया समझ में? dy/dx sec² और ये 5x², ये देखो इसका एंगल है, ध्यान से देखिए, sec के आगे इसका एंगल है, इसका आप अच्छे से जानते हो, 5 2 जा 10 और x, एक पावर कम हो गई। ये एंगल नहीं है, ये इतना पार्ट जो है ये तो इसका एंगल था, ये अलग है, इसको आप आगे लिख सकते हो, तो इसे आगे लिख देंगे आप, dy/dx इज इक्वल टू 10x और sec² 5x²। ओके, यहाँ पर ये खत्म हो गया। तो जो एक्चुअल एंगल ना हो उसका फिर से कर दो, d/dx का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ 5x²। बस यही चेन रूल है। इसके अकॉर्डिंग एक दो क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखिए, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। I इज इक्वल टू साइन स्क्वायर रूट x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल्स टू, आपने देखा आपको किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के, लेकिन वहां पर एंगल x नहीं है, x की जगह क्या है, स्क्वायर रूट x, तो एक्चुअल नहीं है, इसका फिर से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले साइन का करते हैं, साइन का आप जानते हो कोस, और जो उसका एंगल है उसे ऐसे ही उठाकर लिख दो। अब देखिए, क्या ये एक्चुअल एंगल था, नहीं था ना, इसका फिर से कर दो। वहां भी ना देख के आप यहाँ देख सकते हो, साइन का किया कोस हो गया, साथ में जो एंगल है वो लिख दिया। अब देखा क्या एंगल ये और ये मैच है, नहीं है, अलग है, तो इसका फिर से कर दो। आगे लिख दो d/dx रूट x, dy/dx इक्वल्स टू कोस रूट x, ऐसे ही। और रूट x का मैंने आपको व्हाट्सएप जो किए हैं फॉर्मूले, उनमें आप देख लेना। रूट x का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, रूट x का होता है 1/2 रूट x। अब देखिए, कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, बहुत गलत है ये, ध्यान से समझिए। ये तो कोस का एंगल है और ये आगे आने वाली कोई वैल्यू है, जैसे आप जानते हो 2 tan 2 थीटा है अगर, तो ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते कभी भी। इसी तरह से ये एंगल है और ये नॉन एंगल है। बहुत बच्चे इस तरह की गलती करते हैं, मुझे मिले हैं क्वेश्चनों में उनके इस तरह के मिस्टेक्स, तो ध्यान रखना, ये कभी भी ऐसा मत कर देना। ये एंगल है, ये नॉन एंगल है, तो ये इसके साथ कभी भी एडजस्ट नहीं होगा, इसलिए इसको आगे ही लिखेंगे। समझिए, रूट x का हो गया 1/2 रूट x, आगे लिख दिया इसको, तो एक लाइन में हमने सीधा इसको यहाँ पर लिख दिया। और इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, cos रूट x, सारे के अपोन में लिख सकते हैं हम इसको, या यहाँ पर भी लिख सकते हैं 2 रूट x। ये मत कर देना, ये एंगल है और ये अलग है, जैसे कभी भी tan थीटा अपॉन थीटा ये कट नहीं सकते, ऐसे ही ये भी नहीं कट सकता, क्योंकि ये एंगल है और ये नॉन एंगल है। ठीक है, तो चेन रूल का एक क्वेश्चन ये था। इस तरह से अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो नॉन ट्रिग्नोमेट्री है। देखिए, एक सिंपल क्वेश्चन है, लीनियर फंक्शन है ये, लीनियर फंक्शन का डायरेक्टली आप डिफरेंशिएशन कर दोगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx, 3 आगे आ जाएगा, x की एक पावर कम हो जाएगी, खत्म हो गया। अगर मैं इसी की जगह एक क्वेश्चन ऐसा ले लेता हूं, चेन रूल से मिलता हुआ क्वेश्चन है ये, देखिए 3x² या 3x² प्लस 5 का होल क्यूब। अब देखिए जरा ध्यान से, आपने क्या देखा, ये तो सेम है, लेकिन ये x की जगह क्या रिप्लेस हो गया, 3x² प्लस 5, तो यही तो चेन रूल है। आपने देखा ये x है, तो यहाँ पर भी x है, एक्चुअल था, डायरेक्ट हो गया। लेकिन जब आप इसको करोगे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अब देखिए यहाँ तो x के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ x नहीं है ना ब्रैकेट में तो कुछ और आ रहा है, तो यही वो पार्ट है जो चेन रूल बनाएगा, यानी इसी का दोबारा से करना पड़ेगा। करते हैं, तो dy/dx इक्वल्स टू, पहले तो इसे x समझ के करा इसकी तरह, जैसे x का हो जाता है 3 आगे आ गया और एक पावर कम होगी, तो इसमें भी 3 आगे आ गया और ये ब्रैकेट ऐसी रहा जो भी इसके अंदर है, और एक पावर कम हो गई। अब जरा ध्यान से देखिए, क्या ये ब्रैकेट के अंदर जो था, जैसे यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर जो था ये आपका x था तो सही था, लेकिन यहाँ ब्रैकेट के अंदर तो कुछ और है, तो यही आपका चेन रूल बना रहा है। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर सारा पार्ट है, इसी का आपको फिर से करना पड़ेगा। dy/dx 3
एक्स स्क्वायर प्लस 5। आया समझ में? आपने देखो यहाँ पर लीनियर फंक्शन का फॉर्मूला लगाया कि पावर आगे आ गई और आपका एक पावर कम हो गई। अब देखा अंदर जो था वो x था, नहीं, x की जगह 3x स्क्वायर प्लस 5 था, तो उसका आपको फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, dy ओवर dx इक्वल्स टू 3, ऐसे ही 3x स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर, और इसका करते हैं तो देखो 3 टू जा 6 और x की एक पावर कम हो जाएगी x, और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का हो जाता है 0। नेक्स्ट लाइन लिख देते हैं dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये बचा 6x की इंटू करी 3 में तो ये आ गया 18 और साथ में x, बाकी 3x स्क्वायर प्लस 5 की होल स्क्वायर, यही आपका आंसर। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर हम तो इसका होल क्यूब ओपन करके कर लेते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर यहाँ 15 पावर लिख दो तब क्या करोगे? तब तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना, तो आपको चेन रूल जरूर ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए, एक क्वेश्चन ये करते हैं हम चेन रूल से, आपको सारा समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, चेन रूल सब समझ में आ जाएगा। इसे चेन रूल क्यों कहते हैं? आपको करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के ही रेस्पेक्ट में करना है। चलिए करते हैं, dy ओवर dx। अब देखो जरा ध्यान से, सेक के आगे कोई एंगल नहीं है ना, तो ये सारा सेक का एंगल है, सेक के आगे जो भी लिखा हुआ है सब इसका एंगल माना जाएगा। और सेक का डिफरेंशिएशन आप अच्छे से जानते हो, ये होता है सेक x डॉट tan x। सेक और x की जगह सारा क्या माना जाएगा, या सेक थीटा, और सेक का थीटा ये सारा है साइन 3x प्लस 5, ये सब क्या है, सेक का थीटा है, और डॉट साथ में कौन आता है, tan थीटा, tan और tan का भी थीटा ये ही माना जाएगा साइन 3x प्लस 5। समझिए फिर से, अगर मैं इसको थीटा मान लूं सारे पार्ट को, तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा डॉट tan थीटा, यही तो होगा, तो ये सारा थीटा है। अब जरा थीटा को ध्यान से देखो, ये जो थीटा था क्या ये और ये मैच है? नहीं, ये तो अलग है, बहुत बड़ा अलग है ये तो सारा, तो आपको इसका सारे का फिर से करना पड़ेगा। तो इसी के आगे का पार्ट है, बोर्ड आगे नहीं है इसलिए मैं यहां लिख देता हूं, डॉट डी ओवर dx ऑफ किसका, ये सारा आपका थीटा है, ये सारा क्या है आपका थीटा है, तो इसको हमने लिख दिया साइन 3x प्लस 5। ठीक है, ये सारा इसका थीटा था, इसका हमने फिर से किया। अब नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये तो एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, यहां पर आप कुछ मत लगा देना, इस सेक का एंगल ही है ये सारा, tan, यहाँ पर tan का ये सारा एंगल है 3x प्लस 5 तक, ये साइन भी इसका एंगल ही माना जाएगा क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम इसका करते हैं, आप जानते हो साइन का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से देखो, साइन का थीटा ये माना जाएगा, और साइन थीटा का क्या हो जाता है, कोस थीटा, कोस, और इसका थीटा क्या है 3x प्लस 5। क्या 3x प्लस 5 हमारे एक्चुअल x से मिल रहा है? बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो 3x प्लस 5 का फिर से करना पड़ेगा, d ओवर dx ऑफ 3x प्लस 5 अगेन। इसीलिए इसका नाम है चेन रूल। जब तक आप एक्चुअल x तक ना पहुंच जाओ, जब तक करते जाओ, चेन चलती रहेगी, इसीलिए इसका नाम था चेन रूल। तो नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, देखिए dy ओवर dx इक्वल्स टू सेक, फिर साइन 3x प्लस 5, फिर डॉट tan, फिर साइन 3x प्लस 5, फिर इंटू कॉस 3x प्लस 5, फिर इसका करेंगे हम 3x के में, आप देखेंगे x का 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट वेरिएबल के इनटू में है तो कांस्टेंट बच जाएगा, 3 रह जाएगा, और 5 का 0 डायरेक्ट लिख देते हैं हम इसको, ये बच जाएगा ओनली 3। अब ये सारा जो 3 है इस पूरे क्वेश्चन के बीच में इनटू है, तो सारा एक ही टर्म है, ये 3 इसके इनटू में मत भेज देना, ये इसका एंगल है और ये वैल्यू है, ये सबसे शुरू में लिख देना, तो आप इसको सबसे शुरू में लिख सकते हो। dy ओवर dx इक्वल्स टू 3 सेक साइन 3x प्लस 5 डॉट tan साइन 3x प्लस 5 और डॉट cos 3x प्लस 5, यही आपका आंसर है। फिर से समझिए, देखिए ये सेक है, ये सेक का सारा एंगल है, ये tan है, ये tan का सारा एंगल है, ये कोस है और ये कोस का एंगल है। फिर से समझिए, ये सेक है, ये सेक का सारा एंगल है, मैंने सेक का किया, सेक का होता है सेक
थीटा इंटू टेन थीटा, ये सारा इसका एंगल है सेट का थीटा, ये टेन का एंगल है। अब ये जो एंगल है इतना बड़ा, ये एक्स तो नहीं है, तो इसका फिर से करना पड़ेगा। आपने dy ओवर dx किसका किया, जो एंगल नहीं था साइन 3x प्लस 5, इसका फिर से किया। चलिए यहां तक की लाइन बिल्कुल सेम थी, इसकी बात करते हैं। साइन का क्या होता है कोस, जो उसके पीछे लिख रहा है उसे ऐसे ही लिख दो। अब जो इसके पीछे लिख रहा है थीटा, क्या वो एक्चुअल एक्स था, नहीं था, 3x प्लस 5 बड़ा सा है, उसका फिर से करेंगे डी ओवर डी एक्स ऑफ 3x प्लस 5। अब यहाँ तक का पार्ट बिल्कुल ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। ये देखिए यहाँ तक इसका करा, 3x प्लस 5 का क्या हो जाता है 3, और इसका 1, 3 इंटू 1 3 प्लस 5 का हो जाए अकेले कॉन्स्टेंट का 0, तो क्या बचा 3, उसको हमने बस आगे लिख दिया, बाकी सब सेम लिख दिया। तो ये होता है चेन रूल। तो अब आप मुझे लगता है कर सकते हो चेन रूल के क्वेश्चन। मैंने आज के होमवर्क में आपको व्हाट्सएप कर दिए हैं, इन सभी क्वेश्चन को करिए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल या मैसेज करिए। ओके।